हिंदी यूनिवर्स के इस चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश विशेष के अंतर्गत 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके मध्य प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर प्रथम प्रश्न पत्र और फिर चाहे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही दृष्टियों से। अब हम इसके अंतर्गत एक एक प्रश्नों को देखेंगे। आप खुद से पहले उत्तर करिएगा। उत्तर करने के बाद जो मैं दे रहा हूं उत्तर, उसको फिर अपने से मिलाइएगा, देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन है 10, 7, 6, 14। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुरैना, आप देखिए मैप में, आप मैप लेकर देखिएगा, मुरैना जो है वह दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो उत्तर प्रदेश को और दूसरा राजस्थान को। तो इस तरह से एक तो हो गया आपका मुरैना, दूसरा अब आप देखिए मैप में ही देखते चलिएगा, दूसरा आपका है शिवपुरी। शिवपुरी भी दो राज्यों को स्पर्श कर रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश को और दूसरा राजस्थान को। तो इस तरह से शिवपुरी 2 हो गया। फिर उसके बाद अगला ज़िला हम देखें तो सिंगरौली है। अभी आप अपना उत्तर कर दीजिए, अभी मैं उत्तर बता रहा हूँ। सिंगरौली है, सिंगरौली भी दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो उत्तर प्रदेश को और दूसरा छत्तीसगढ़ को, दूसरा छत्तीसगढ़। इसके बाद हम देखेंगे अगला ज़िला जो है वो है बालाघाट। तो बालाघाट भी दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो छत्तीसगढ़ को और दूसरा महाराष्ट्र को। ये दक्षिणी पूर्वी जिला है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। फिर उसके बाद अगला जो ज़िला है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर, आज मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, आज बहुत लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। अलीराजपुर दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। इन दो राज्यों को अलीराजपुर। फिर उसके बाद अगला ज़िला जो है वो है झाबुआ। झाबुआ भी दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो हो गया आपका गुजरात और दूसरा है राजस्थान। तो इस तरह से देखा जाए टोटल जिलों की संख्या जो हो रही है, एक हो गया मुरैना, 2 शिवपुरी, 3 सिंगरौली, 4 बालाघाट, 5 अलीराजपुर और 6 झाबुआ। तो टोटल मध्य प्रदेश के कितने जिले दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो 6 हैं। इसका सही उत्तर होगा 6, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अंतर्वर्ती से सीधा सीधा मतलब उन जिलों से है, साझा नहीं करते, किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के ही जिलों से लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए अंतर्वर्ती हैं। तो इन जिलों की संख्या ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 11, डी 17। तो आपका सही उत्तर होगा बी 18। ऐसे जिलों की संख्या जो है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो है वह 18 है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन है ए 35, बी 47, सी 230, डी 29। तो इसका सही उत्तर होगा 47, 47 जो सीटें हैं ये एसटी वर्ग के लिए हैं। ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 230 सीटों में। और 230 जो है यहाँ पर ऑप्शन, तो 230 हो गया विधानसभा की टोटल सीटें। विधानसभा की टोटल सीटें जो हैं वो 230 हैं। 200 विधानसभा की टोटल सीट की संख्या कितनी है? 230। अब इसमें देखेंगे हम तो एससी वर्ग की आएगी टोटल 35 सीट, एससी वर्ग की आएगी 35 सीट और एसटी वर्ग की आएगी 47। तो सही संख्या मैंने बताया 47। 29 जो मैंने दिया है 29 आप देखेंगे 23। तो ये लोकसभा सीट है, ये लोकसभा सीट है जिसमें 6 सीट एसटी वर्ग के लिए है, अनुसूचित जनजाति, और 4 सीट जो है ये एससी वर्ग के लिए है। ठीक है,
तो 10 सीटें इस तरह से रिजर्व हैं, बाकी 19 सीट जो है वो आपका जनरल है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर राज्यसभा की हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा की टोटल सीट जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो 11 सीटें हैं, ठीक है, 11 सीटें। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, इसका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंतर्गत उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, रामचरितमानस, आखिरी कलाम। तो जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, पद्मावत के अंतर्गत ही राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। अखरावट भी जायसी की ही रचना है, आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है, और रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की, ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष बारहसिंघा को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया? तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, 1972, 1981, 2011, 1986। तो इसका सही उत्तर होगा 1981। 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंघा को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया। एक बात यहाँ पर और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी जानते रहिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2017 में एक शुभंकर जारी किया था जिसका नाम था भूर सिंह। ये एक बारहसिंघे का शुभंकर बना था, भूर सिंह बारहसिंघा, और ये शुभंकर बनाने वाले थे रोहन चक्रवर्ती। ये भी पूछा गया है, रोहन चक्रवर्ती, याद रखिएगा, रोहन चक्रवर्ती जी ने इस शुभंकर को बनाया था, ठीक है। अगला ये देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, भारत की मानक रेखा 82.30 मिनट डिग्री मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं बड़वानी, सिंगरौली, पन्ना और इंदौर। तो इसका सही उत्तर होगा सिंगरौली। सिंगरौली से जो मानक रेखा है वह गुजरती है, जो कि आप देखेंगे यूपी में प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिंगरौली से होकर के गुजरती है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सिंगरौली जो है ODOP में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कोदो कुटकी यहाँ से चुना गया है। कोदो कुटकी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, श्रेय अन्न के अंतर्गत नहीं रखा गया है। शहडोल संभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 3 जिलों को मिला करके, 3 जिले जो हैं, ऑप्शन है आपका 2008, 2009, 2010, 2011। तो 3 जिलों को मिला करके, एक तो है उमरिया, ठीक है, यहाँ का महुआ बहुत फेमस है। दूसरा है अनूपपुर, यहाँ पर कोदो कुटकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा जो है शहडोल स्वयं है, यानी कि यहाँ का हल्दी बहुत जो है वो बहुत फेमस है। तो इन तीनों को मिला करके वर्ष 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। तो इस तरह से सही उत्तर जो होगा वर्ष 2008 होगा, यानी कि ए विकल्प। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग को सरसों की हांडी कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपके विकल्प देखिए, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा घाटी पठार। तो सरसों की हांडी जो है मध्य भारत का पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रीवा, सतना, भिंड, सागर। तो इसका सही उत्तर होगा सतना। सतना में आप याद रखिएगा, सतना में एक रामनगर तहसील है, जहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है देवराज नगर। यहाँ पे यह गिद्धराज पर्वत स्थित है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और सतना से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के अंतर्गत, तो यहाँ से टमाटर को चुना गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास बनास, कूनो, छिप्रा, जामनी। तो जामनी जो है यह आप जानते ही हैं कि बेतवा की सहायक नदी है, तो इस वजह से आपका सही उत्तर जो होगा जामनी होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है,
गंगा यमुना अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र। तो आपका सही उत्तर होगा गंगा यमुना अफवाह तंत्र, यानी कि ए विकल्प आपका सही उत्तर है। फिर है इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा, माही। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंदिरा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगा कि बता देना चाहिए, ऊंचा बांध है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और खंडवा, याद रखिएगा, खंडवा जिला है, खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना को एक और याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी बांध को, यानी इंदिरा सागर परियोजना जिस बांध पर स्थित है उस बांध को पुनासा बांध भी कहा जाता है, पुनासा बांध, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर होगा सी। विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसने दी थी? लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि बी विकल्प सही उत्तर है। आपका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हम देख लेते हैं, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट, नीमच। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि मंदसौर। मंदसौर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, मैं इसी तरह सोच रहा हूँ कि बार बार रिपीट करने से आपको भी याद हो जाएगा। मंदसौर क्या है? मंदसौर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लहसुन को चुना गया है। तो जिसका दिमाग मंद होता है वो क्या खाता है? लहसुन खाता है। लहसुन खाने से दिमाग क्या होता है? तेज हो जाता है। तो याद रखिएगा, मंदसौर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या चुना गया है? लहसुन को, ठीक है। ये दिमाग तेज करने के लिए, यानी जो इसका माइंड मंद है उसका दिमाग ये तेज कर देता है। अगला है, लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपके पास विकल्प के रूप में है, देखिए, सागर, पन्ना, अनूपपुर, सिवनी। तो सही उत्तर होगा आपका सागर। और ये मैंने इधर लगाया भी है, ये देखिए, ये पूरा जो है ये क्षेत्र, ये वही लाखा बंजारा झील है, ये याद रखिएगा। तो सही उत्तर होगा आपका ए, ठीक है। और सागर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ओडी ओपी की, तो यहाँ पर जो चुना गया है उसको है कृषि उपकरण। यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के अंतर्गत कृषि उपकरण को चुना गया है, ये याद रखिएगा। अगला है, काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, फेरिक ऑक्साइड, पायराइट या फिर पोटास। तो आपका सही उत्तर होगा टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी में जो काला रंग होता है दोस्तों, वो टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। फेरिक एसिड जो है ये लाल मिट्टी में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, लाल मिट्टी में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पोटास जो है ये जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन होगा इसका ए। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है 1977, 2005, 1981, 2011। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1977, यानी कि 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि आपका सही विकल्प होगा ए। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जानते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन है ए गोविंदगढ़, बी खमरिया, सी खरगोन, डी बड़वानी। तो इसका सही उत्तर होगा गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र है और यह रीवा में स्थित है, याद रखिएगा, रीवा में। और रीवा का सुंदरजा आम जो है, सुंदरजा आम जो है, इसको जीआई टैग भी मिला है और ये यहाँ का बहुत फेमस आम है, जैसे कि अलीराजपुर का नूरजहाँ है।
ठीक है। अलीराजपुर का नूरजहां बहुत फेमस आम है, उसको भी जीआई टैग मिला है। अलीराजपुर में आम जो पाया जाता है वो है नूरजहां। और रीवा का सुंदरजा। आगे है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं शिवपुरी, बालाघाट, सतना या सीधी। तो आपका सही उत्तर होगा शिवपुरी। शिवपुरी यानी कि ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसे याद रखिएगा, 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से माधव राष्ट्रीय उद्यान से माधव, माँ से मनिहार। ठीक है, माधव जो है वो क्या करते हैं, मन को हर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? मनिहार नदी प्रवाहित हो रही है। तो आप चाहें तो इसको ट्रिक बना करके इस तरह से याद कर सकते हैं कि भगवान माधव यानी कि श्री कृष्ण हैं, वो क्या करते हैं, मन को हर लेते हैं। तो यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? मनिहार नदी। ठीक। अगला है बरमान का मेला। 20वां प्रश्न है, बरमान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? आपके विकल्प हैं नरसिंहपुर, छतरपुर, ग्वालियर, धार। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर यह मेला लगता है और यह 13 दिवसीय मेला है। ये भी याद रखिएगा, 13 दिन तक ये मेला चलता है। 13 दिवसीय मेला है, नर्मदा नदी के तट पर लगता है। और यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो 7 धाराओं में बँट जाती है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। नरसिंहपुर से अगर देखा जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत तो तुअर दाल को चुना गया है, तुअर दाल। नरसिंह लोग यानी नर लोग क्या खाते हैं? दाल ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि नर लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, तो नरसिंहपुर से क्या चुना गया है? तुअर दाल। ठीक। अगला, बस ये 20 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्नों में देखिए आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं की है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो जाते थे देखने में, इसलिए वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है। और देखता हूँ रिस्पांस जैसा रहता है कि उस पर ज़्यादा व्याख्या करूँ मैं कि ना करूँ। आप लोग मैसेज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा।